नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी के बीच एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। हालांकि ये वैकेंसी का अब बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैलाव होता जा रहा है और बच्चों का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी को लेकर पिछले 5 सालों से आपाधापी चल रही है, वैसे में पावर ग्रिड की वैकेंसी एक आशा की किरण जगाती है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल का, चाहे आप डिप्लोमा से हो तो आपकी डिप्लोमा ट्रेनिंग की एग्जामिनेशन 5 दिसंबर को होनी है। अगर आप बीटेक हैं तो आपके लिए गेट के माध्यम से यहाँ पर चयन होता है। और आईटीआई के छात्रों के लिए लगभग एक खास समय अंतराल पर वैकेंसियां आती रहती हैं। तो आईटीआई के लेवल पर जो वैकेंसी आती है पावर ग्रिड में, उसके पद का नाम है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग। आज हम उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे पद आए हैं, क्योंकि जब नौकरियों का अकाल रहता है, इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियां जब टेक्निकल सेक्शन में कम रहती हैं, वैसे समय पर छोटे छोटे सेक्टर्स की भी जॉब्स अगर आती हैं, भले उसमें 200 पद हों, 300 पद हों, 700 पद हों, 400 पद हों, तो उसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। आपको ये सोचनी है कि एक सीट हमारी कैसे कंफर्म हो जाए। तो आइए, पावर ग्रिड ने वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी का लास्ट डेट है, आप याद रखेंगे, 12 दिसंबर तक फॉर्म भरना है। और बहुत सारे बच्चों की आदत होती है वो फॉर्म कब भरते हैं, तो लास्ट डेट पे भरते हैं। तो लास्ट डेट पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि यहाँ कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने होंगे, अपलोड करने होंगे। और उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपके पास फॉर्म के लिए समय पर्याप्त रहे। इसीलिए मेरी सलाह होगी कि आप अभी फॉर्म को, जो बच्चे नहीं भर पाए हैं, निश्चित रूप से फॉर्म फिल कर दें। हम एक एक कर विस्तार से आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है। कई छात्रों का प्रश्न था एनआर का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूआर क्या होता है, मैं उन सभी चीजों को आज आपके बीच समझाऊंगा। साथियों, आप जानते हैं पावर ग्रिड एडवर्टाइजमेंट नंबर है CC12/2023। सबसे पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है और इसमें पे स्केल भी आपको मिलेगा और हैंडसम मिलेगा, वो भी हम बताएंगे। साथियों, ये परमानेंट नौकरी जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है और ये महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है साथियों? महारत्न कंपनी है। मतलब 5000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर एवरी ईयर एज अ बेनिफिट इस कंपनी से सरकार को मिलती है, ठीक है, पहली चीजें। और इसमें जो पद है वो कौन सा पद है? जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी, स्पेशली इलेक्ट्रीशियन। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, वायरमैन वाले हमारे जितने भी छात्र हैं वह इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है। बाकी हायर क्वालिफिकेशन वाले, बीटेक वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, एमटेक वाले बच्चे बिल्कुल इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अगर आपने पहले आईटीआई किया, फिर डिप्लोमा कर लिया, फिर बीटेक कर लिया, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। हायर क्वालिफिकेशन यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसे स्वीकृति है? आईटीआई, एनसीवीटी या एससीवीटी से हैं, उससे कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन एनसीवीटी वाले बच्चे ही निश्चित रूप से ज्यादा फेवरेबल माने जाते हैं। और एससीवीटी वाले जो सरकारी कॉलेज के हैं वो ये ना सोचें कि हम योग्य नहीं है, वो भी योग्य हैं, वह भी इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन आपका आईटीआई जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, बाकी दूसरे किसी ट्रेड से नहीं होना चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरी बात, अब आइए हम देखते हैं, जो रीजन दिया गया है आपको उसी रीजन के क्षेत्र में क्या होगी, नौकरी मिलेगी। जब आप सेलेक्ट होते हैं तो परीक्षा भी देने के लिए आपको उसी रीजन के सेंटर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बातें होती है। तो कई बार क्या होता है कि नौकरियां नहीं मिल रही है, आ नहीं रही है, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तब बड़ा सवाल ये आता है कि जॉब को मेंटेन कैसे करें, बहुत दूर हो गया, सैलरी कम है, इससे अच्छे पद पर जाना चाहिए, ये सही नहीं है। ऐसी मानसिकता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए अप्लाई करने से पहले कि किस रीजन में आपको जॉब करनी है। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बेहिचक जाकर के वेस्टर्न रीजन में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दादर नागर हवेली, सब जगह जॉब जाके कर सकते हैं। लेकिन वो आप एडजस्टमेंट, यानी आपकी जो सोचेंगे आप म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी उसी रीजन में ही आपको घूमना है और जीवन भर घूमना है, जब तक कि आप रिटायर नहीं कर जाते हैं। स्पष्ट है। नॉर्दर्न रीजन NR1 का मतलब है दिल्ली, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, इन सभी राज्यों में आपको जॉब लगेगी। नॉर्दर्न रीजन 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग, यूनाइटेड आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, फिर आपकी चंडीगढ़ आ जाती है। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन 3 में आ जाइए, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। फिर ईस्टर्न रीजन ER1 में आइए, बिहार और झारखंड है। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER, इसमें आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। साउथ रीजन में आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका का कुछ हिस्सा है। साउदर्न रीजन में आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका है। वेस्टर्न में मैंने बताया ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और गुजरात के हिस्से हैं। तो आप इसको जरा सा सोच समझ करके तब अप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए, सबका पोस्ट कोड और आईडी अलग अलग है और हर जगह पोस्ट की संख्या क्या है वो भी अलग अलग है। आप देख रहे हैं नॉर्दर्न रीजन में 15 टोटल पोस्ट है, नॉर्दर्न रीजन 2 में 30 है, NR3 में 45 है, ER1 में 8 है, यानी बिहार वाला जो रीजन है उसमें मात्र 8 पद हैं। ER2 में 10 है, NER में 40 है, उसके बाद आपका SR1 में 20 है, SR2 में 30 है। टोटल 203 जो है वो पद हैं, जिसमें 89 अनरिजर्व के लिए, 18 EWS के लिए, 47 आपका OBC के लिए, लेकिन नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट चाहिए। याद रखना, ये NCL का सर्टिफिकेट नेशनल लेवल के लिए वैलिड होगा, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्तर से बना होना चाहिए, ब्लॉक से बनवा करके, फिर SDO से बनवा करके, अनुमंडल से, तब जिला से आप बनवाएंगे नॉन क्रीमिलियर का। आपके फादर की इनकम जो है वो 9 लाख से कम होनी चाहिए, फिर आप यहां पर एप्लीकेबल होंगे, वो सर्टिफिकेट चलेगा। SC के लिए 39, ST के लिए 10 सीट है, PWBD के लिए 8 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 19 है, डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पद यहां पर कोटे के अंदर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 203 पद है, आपको 1 पद चाहिए, पहली चीजें। दूसरी बातें यहां पर मैं एक और बात आपको बताता चलूं, लगातार जितनी वैकेंसी आ रही हैं आप सब महसूस कर रहे हैं, एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है, और जो भी आ रही है धीरे धीरे नहीं आने में रेलवे नंबर 1 पर है, और बिहार वाला बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको लेकर हम लोगों को का प्रयास जारी है और चलता रहेगा। हम लोग उस पर लगे हुए हैं, आप लोगों का सहयोग भी हमें चाहिए। लेकिन साथियों यहां पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन की फॉर्म आती है, उसके अगले महीने में परीक्षा है, यानी 12 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और जनवरी टेंटेटिव है आपके एग्जामिनेशन का, यानी फॉर्म भरने के बाद 1 महीने का समय भी मुश्किल से आपको मिल रहा है। आपको लगता है कि 1 महीने के कम समय में क्या हम बेहतर तैयारी कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम चयनित हों, आपको अभी से अपने एक एक क्षण का प्रयोग करना पड़ेगा, एक एक पल का सदुपयोग करना पड़ेगा। तब जो इस तरीके से मेहनत करके पढ़ेगा, सफलता अंत में उसी के हाथ में आएगी। जो ये सोचकर बैठा है कि वैकेंसी आ जाएगी तब हम फॉर्म भर तब पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हम जो है प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो निश्चित रूप से वैसे छात्र भीड़ का हिस्सा रहेंगे, वो परिणाम में अपने नाम को शामिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच बात है। आइए जरा देख लें। अब यहां सवाल है कि भाई हमारा उम्र क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा साथियों, उम्र जो होना चाहिए, ठीक है, वो ये क्या है, यहां पर ध्यान रखेंगे 27 वर्ष यूआर के लिए। मैं एक एक करके बता देता हूं। अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए जो उम्र है वो 18 से 27 वर्ष है। हमारे ओबीसी के छात्र जो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है, ठीक है। और ये उम्र की गणना भी की जा रही है कब से? 12 दिसंबर से, यानी 12 दिसंबर 2023 में आपका उम्र जो है साथियों ये 27 और मैक्सिमम 30 ओबीसी एनसीएल का। एससी एसटी के हमारे जो साथी हैं उनके लिए उम्र सीमा 18 से 32 साल के बीच रखी गई है। तो लगभग एक सुटेबल रेंज है उम्र का भी, तो आप इसको भी ध्यान में रख करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने कर दिया है अच्छी बात है। दूसरी बातें जो मैंने आपसे कहा था, एससीबीटी एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, आईटीआई संस्थान से, आप आईटीआई अगर इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप इस फॉर्म को बेहिचक भर सकते हैं। बाकी दूसरे ट्रेड वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन एकदम नहीं चलेगा,
ठीक है, यहां लिख दिया है डिप्लोमा बी बीटेक विथ और विदाउट आईटीआई। कुछ बच्चे आईटीआई के बाद बीटेक डिप्लोमा करते हैं, तो वो बच्चे भी नहीं योग्य हैं जिनके पास भी हायर क्वालिफिकेशन है मोर देन आईटीआई, आईटीआई से ज्यादा अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो। अब रही बात पैकेज की, तो मैं बता दूं, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो 1 साल का इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। उस इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान आपको पे स्केल नहीं मिलेगा, उस दौरान आपको जो है कंसोलिडेटेड पेमेंट मिलेगा, यानी 18,000 रुपया 500 18,500 पर मंथ मिलेगा इन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। बेसिक पे आपका जो है 21,500 है और पे स्केल आपका 3% 74,000 आईडीए, दैट मीन्स स्पष्ट है 50% व्हेन आईडीए बिकम्स 50%, जब आईडीए 50% हो जाता है तो ये मिला के 25,500 हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप मानकर चलिए कि आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी 45,000 के करीब पहुंच जाएगी। तो ये काफी हैंडसम सैलरी है और बहुत अच्छा पैकेज है, परमानेंट नौकरी है। सभी बच्चों को प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से कम हम अपनी क्षमता को तो आंक सकेंगे, लेकिन हम अगर युद्ध में उतरें तो हम विजय हो जाएं, विजेता बनकर आए, ऐसा लेकर मन में प्रण लेकर हमको चलना चाहिए। तब फॉर्म अगर भर रहे हैं तो आपको जी जान लगा भी देना चाहिए, ठीक है। आइए साथियों, सर्विस एग्रीमेंट आपका 1,25,000 का होगा, यानी अगर आपने क्या किया साथियों, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 इयर्स, अगर 3 साल के भीतर आप जॉब को क्विट करते हैं तो ये 1,25,000 आपको देना पड़ जाएगा, फिर आप जॉब छोड़ेंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 200 रुपए फी लगेंगे। साथ ही साथ एससी एसटी के हमारे जो साथी हैं वो इस फी से उनको मुक्ति दी गई है, उनको छूट दी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को फी बिल्कुल नहीं लगेगा, फी लगेगा सिर्फ और सिर्फ किसे साथियों, निश्चित रूप से आपको यूआर और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को लगेगा, ठीक है। और पूरी जानकारी आपको मिलेगी कहां पर, www.powergrid.in, ये जो हमारी वेबसाइट है पावर ग्रिड की, उस पर आपको सारी जानकारी साथियों मिल जाएगी, जो कि आपको दिया भी गया है, हम आपको लास्ट में बताएंगे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अगला ये सारी जानकारी आपको मिल गई। ओबीसी को 3 साल का छूट है, 5 साल का छूट है, एससी एसटी को सारे रीजन्स आप जान गए। अब आइए एग्जाम सेंटर्स पर हम आते हैं, फिर हम एग्जाम पैटर्न्स पर आपकी चर्चा करेंगे, क्या क्या पूछा जाता उस पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा था आपसे, जो जिस रीजन में फॉर्म अप्लाई करेगा उसका एग्जाम भी उसी रीजन में होगा, यानी NR1 करेंगे तो दिल्ली, जयपुर और देहरादून सेंटर होगा। NR2 में अप्लाई करेंगे तो जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ में होगा। NR3 करेंगे तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा होगा। ER1 करेंगे तो पटना, रांची होगा। ER2 करेंगे कोलकाता, सिलीगुड़ी होगा। NER करेंगे तो शिलोंग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ होगा। SR1 करेंगे तो हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम होगा। SR2 करेंगे तो बेंगलोर, चेन्नई, कोची होगा। वेस्टर्न रीजन 2 करेंगे तो बड़ोदरा, भोपाल और इंदौर आपका सेंटर होगा। तो आप देख रहे हैं सेंटर भी वही मिल रहा है जिस रीजन को चूज कर रहे हैं, नौकरी भी वही मिलेगी जिस रीजन को चूज करेंगे। तो आप सब कुछ को देख समझकर अप्लाई करेंगे। और ज्यादातर लोग करते हैं क्या, जहां सीटें ज्यादा है वहां अप्लाई करते हैं और कम वाले पर बहुत लोग नहीं करते हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर आप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, ये फी जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि दोबारा से उसमें कोई रिफंड वगैरह का कोई पॉलिसी नहीं है, आपका फी रिफंड नहीं होगा। ये परेशानी आपको झेलनी है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रख करके आप भरेंगे, ठीक है। सिंगल डे सिंगल सेशन में एग्जाम होगा, इसलिए आप एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि हम दोनों में कर देते हैं, तीनों में कर देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइम में सभी रीजन में परीक्षाएं होंगी, इसीलिए किसी एक रीजन में ही आप अप्लाई करेंगे। चलिए अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फिर हम परीक्षा पैटर्न सिलेबस पर चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स चाहिए साथियों, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, उसके बाद चाहिए सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक इंक में, उसका भी आपका स्कैन करके। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, यानी तो भारत सरकार के द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र मिलता है वो चाहिए। फिर आपका ITI का मार्कशीट चाहिए, सभी जो आपको मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर, सेमेस्टर वाइज चला है तो उसका, ईयर वाइज चला है तो दोनों साल का, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट रिक्वायरमेंट कैन बी स्कैन इन 1 PDF। सबको इकट्ठा करके एक साथ स्कैन करिए, PDF बना के अपलोड कर दीजिए। फिर आपको गवर्नमेंट PCU के लिए
प्रॉपर चैनल से आप जो अप्लाई किया तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट मींस आप अगर कहीं जॉब में है फिर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से एनओसी भी आपको देना है। तो जो नए कैंडिडेट हैं जिनको जॉब कहीं नहीं है उसको इसकी जरूरत नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चलेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो भी आपको देना है एक्चुअल फॉर्मेट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पर। ओबीसी एनसीएल है तो उसका सर्टिफिकेट देना है। जॉब एक्सपीरियंस वाले का वो अपना जो लोग हैं उनको देना है, जो नहीं है उनको नहीं देना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सब हमको फिल करना है, आप जॉब में है ही नहीं, एक्स सर्विस में है ही नहीं तो आपको नहीं अप्लाई करना है, वो सब चीजें आपको अपलोड करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आफ्टर दैट सभी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगा जाएगा। आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। एग्जाम तो सिर्फ एक ही है, समझ गए, दूसरा कोई एग्जाम यहां पर नहीं है। अब आइए हम बात करेंगे विस्तार से सिलेबस के बारे में। इसमें जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए साथियों हम चर्चा करते हैं। आपके सिलेबस में यहां पर है निश्चित रूप से दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर सिलेबस के अंदर हम देखते हैं, तो आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं। आपका सिंगल सेक्शन का जो एग्जाम होगा उसके दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। साथियों हमारा जो पार्ट ए है जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं, एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे? सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होगा, यह हिंदी इंग्लिश, ध्यान रखिएगा, यह जो प्रश्न होगा आपको दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश भाषा में प्रश्न होंगे और 120 क्वेश्चन होंगे। और यह 120 क्वेश्चन ओनली आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होगा। कहां से होगा? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। मैं जल्द ही आपको पावर ग्रिड के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको डिस्कस भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी। आप देखेंगे कि बहुत कठिन लेवल नहीं है। आप जिस लेवल से तैयारी कर रहे हैं निश्चित सफलता आपको मिल जाएगी। हमारी जो बुक है रुक्मिणी की, वहां से सभी क्वेश्चन टच हो रहे हैं, कुछ उससे बाहर नहीं जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग जो टेस्ट देते हैं वहां से भी सारा क्वेश्चन मिलता है। तो 120 क्वेश्चन आपको टेक्निकल रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर्स मैं बता देता हूं। मशीन का जितना चैप्टर है उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपका अर्थिंग हो गया, वायरिंग हो गया, ये सब चैप्टर, अर्थिंग हो गया, वायरिंग हो गया, इससे भी काफी प्रश्न है। एसी थ्योरी से आपका प्रश्न है। फिर आप देख लीजिए मेजर चैप्टर में तो पावर सिस्टम, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर प्रोटेक्शन, आपका जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर है, सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ये सब चैप्टर्स मुख्य रूप से हैं और यहां से प्रश्न काफी ज्यादा मात्रा में पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत नहीं है, आप देखें तो 120 में 25 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम न्यूमेरिकल जा रहा है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, अच्छे प्रश्न हैं। कुछ पोर्शन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डाला गया है, तो मैं विस्तार से उस पर जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो एक एक करके मैं बताता चलूंगा कि किस चैप्टर से कौन सा है। लेकिन इस 120 प्रश्न को मात्र एक महीने में आप अगर कवर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ दिसंबर है, जनवरी में पता नहीं, शुरुआत जनवरी में लेता है या 15 के बाद लेता है, लेकिन जनवरी में एग्जाम निश्चित रूप से ले लेगा। तो एक महीने के समय के लिए अगर आप इसको पूरी तरह से कवर करना चाहते हैं तो आप 6 आवर सेल्फ स्टडी करिए, कम से कम 6 आवर सेल्फ स्टडी करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो बुक है रुक्मिणी की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, उसके जितने भी अस्मरणीय तथ्य उसको कमांड करिए, एक एक क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास कीजिए। जहां दिक्कत होती है हमसे आप संपर्क करिए, पूछिए, ठीक है। बाकी मैं प्रश्न की चर्चा भी आपके साथ करूंगा। पार्ट 1 के जस्ट बाद हमारा पार्ट 2, इसमें 50 क्या है साथियों? पार्ट 2 में क्या है? 50 क्वेश्चंस हैं। ये 50 क्वेश्चन जो रिसेंट वाला मैंने देखा है उसमें मैंने महसूस किया है 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछा जा रहा है। कंप्रीहेंशन है, आइडम फ्रेज है, एंटोनिम सिनोनिम है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से है, ठीक है। 17 क्वेश्चन जो है साथियों वो मैथ से है और 18 क्वेश्चन जो है वो आपकी रीजनिंग से है। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा भी टेलीग्राम पर, साथ ही साथ मैं ओरिजिनल क्वेश्चन का आपके बीच डिस्कशन भी टेक्निकल क्वेश्चंस का जरूर करा दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। जीके मैंने देखा कि ना के बराबर है, लेकिन आप मानकर चलिए 50 नॉनटेक के क्वेश्चन में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और थोड़ा बहुत जीके रहे तो रहे, ये स्थितियां रहेंगी। तो आप अपनी तैयारी का पैटर्न इसी तरह से रखेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को कवर करने, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा
टफ लगता है बच्चों को, बट ऐसी बात है नहीं, इंग्लिश बहुत कठिन है नहीं, अगर आप लग जाएंगे तो सब हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का है कि आपको 3 से 4 घंटे यहां देने हैं और 6 आवर्स आपको देने हैं कहां पर, पार्ट 1 के लिए। टोटल 170 क्वेश्चन साथियों, और आप कंफर्म हो जाइए हमारे इस 6 और 4 कम से कम 10 आवर की सेल्फ स्टडी, मोटा मोटी समझें तो 8 to 10 आवर की सेल्फ स्टडी निसंदेह आपकी जिंदगी बदल देगी। रेलवे जब तक वैकेंसी लेकर आएगा, हालांकि आना ही है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर 3 तारीख को कैंपेन होना है ट्विटर, और फिर हम लोग जल्द ही फिजिकल प्रोटेस्ट की ओर बढ़ेंगे। मैं बहुत सारे साथियों से मेरी थोड़ी नाराजगी भी है, बच्चे जिस तरह से हमसे पूछते हैं कि सर कब वैकेंसी आएगा कब आएगा, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट की जब बात आती है तो बच्चे पीछे हट जाते हैं। तो आप जब तक सामने नहीं आएंगे, आप जब तक अपने लिए खड़े नहीं होंगे, कोई और व्यक्ति आपके लिए कितना कुछ कर सकता है। तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो 3 तारीख को हम सब लोग ट्वीट करें और उसके बाद फिर आगे की चीजों पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और एक डेट निर्धारित करके हम उस पर फिजिकल प्रोटेस्ट भी लाएंगे। जब तक दबाव नहीं बनेगा, बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी 8000 से ज्यादा पद खाली है, निश्चित रूप से आनी है, लेकिन कब आनी है यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उसको लेके जागना होगा और जगाना भी होगा अपने साथियों को, ठीक है। तो अगर आप अभी जम के लग जाते हैं तो ये वाली तैयारी बिहार वाले पावर ग्रिड में भी आपको मदद पहुंचाने वाली है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हमने देखा है बहुत विशेष अंतर नहीं है, लगभग टैली ही कर रहा है। हो कुछ चैप्टर्स यहां एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं। तो 10 घंटे का सेल्फ स्टडी आप करिए अगर आप इस जॉब को अचीव करना चाहते हैं। अब एक आखिरी बात आती है कट ऑफ की, तो आइए जरा हम चर्चा कर लें। कट ऑफ पर बहुत कुछ बोलना अभी उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता भी नहीं है परीक्षा के दौरान, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बातें क्या हैं, तो आपको जो हमारी एग्जामिनेशंस हैं वो आपको कैसे होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होती हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए 30% जो है आपको कह रहा है द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड क्वालिफाई मार्क्स इन टेस्ट सेल बी 40%। देखिए यहाँ मेंशन कर दिया है कि आप जो टेस्ट 1 है यानी पहला जो एग्जाम है आपका टीयर 1, वो देने के बाद वहां पर आप जो क्वालिफाई करते हैं तो 40% मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में यहां से जोड़ा जाएगा। यानी इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से 30% फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर अनरिजर्व, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो गया। उसके बाद रेस्ट हमारा जो होगा वेटेज इन फाइनल, द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन रिस्पेक्टिव रीजन ट्रेड टेस्ट शैल नॉट कैरी एनी वेटेज इन फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी 40% वेटेज लिया जाएगा आपका निश्चित रूप से टेस्ट 1 से, यानी मेन रोल इसी का प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ट्रेड टेस्ट भी आपका आयोजित होगा। यह ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इससे मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और जो 30% है वो रिजर्व कैटेगरी से कंसीडर होगा। बाकी आपका जो जोन है, NR1 है, ER है, उस जोन के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। ये जो सोचेगा ओवरऑल नहीं, जोन वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट के बाद यहां कह दिया है 1:345 मोर वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, यानी 1/5 का रेशियो, यानी कि हमारी टोटल पद है 203, तो लगभग 1000 छात्रों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट होने के बाद तब जाकर के उनका फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, फिर मेडिकल वगैरह होगा। ये तरीका है साथियों। तो मैं जनरली बता दूं कि आपको कम से कम ये जो 40% लाना है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि 40% लाने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कम से कम जो लाना है, जो पिछला एनालिसिस रहा है, अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आप मानकर चलिए 70 से 80% आपको स्कोर करना होगा। अगर आप OBC में हैं तो आप मानकर चलिए साथियों कि आपको 67 से लेकर के यहां भी 75 के बीच जाना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आप मानकर चलिए आपको 55 से 65% स्कोर लाना होगा टोटल का। ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग 40 कह दिया। और इसी रिटेन से, यानी पहले एग्जाम से ही
फर्स्ट एग्जाम से ही आपका मेरिट लिस्ट बनना है, इसलिए फर्स्ट एग्जाम पे बहुत ज्यादा केयर आपको करना है, ट्रेड पर जी जान आपको जो है लगा देना है। ठीक है, अब आइए आखिरी चरण में, सारी बातें हमने आपके बीच चर्चा कर दी हैं। 22 तारीख तक से ये फॉर्म आया है और 12 दिसंबर को रात के 11:59 पर क्लोज हो जाएगा पोर्टल। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये जो बचा हुआ समय है उसमें सबसे पहले आप फॉर्म भर लीजिए और उसके बाद मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है सेल्फ स्टडी की, उस हिसाब से आप चलिए। क्वेश्चन मैं जस्ट आपको जल्द ही डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको पैटर्न पता चल जाएगा और फिर आप तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी जिज्ञासा होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और BSPSCL के बारे में यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट करने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ बुलाए गए मीटिंग में आए हैं? यदि नहीं तो अपनी आत्मा से पूछिए क्यों नहीं आए। क्या आप अपने लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते? अगर नहीं निकल सकते तो सवाल पूछने का हक आपको नहीं है। ठीक है, मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।